नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हीट वाले पार्ट में ही। और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हीट ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कई सारे। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दो पार्ट में स्टडी करना है। दो पोर्शन है बेसिकली इसमें। एक पोर्शन है जिसमें हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका सेकंड हाफ पार्ट है वो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स हैं वो किस कौन कौन सी स्पीड्स पे चल रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, वो सारी बातें हो गई। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी गैस की जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो हमें कौन कौन सी एनर्जीज कंसीडर करनी है और वो अलग अलग गैसेज में, मोनोटॉमिक में, डायटॉमिक में, ट्राइटॉमिक में, पॉलीटॉमिक में किस तरह से चेंज होगा, ठीक है ना। यानी अगेन अब हमारा सारा का सारा डिस्कशन गैसेस के ऊपर शिफ्ट हो गया है इस चैप्टर में भी, और इससे जो अगला चैप्टर है हमारा लास्ट पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स उसमें भी। और दोनों ही पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों को जो सबसे पहला पॉइंट समझना है वो ये है कि कोई भी जो गैस है, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल गैस की कैटेगरी में कब रखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस के बारे में जान लेना है। एजम्पशंस कैसे हैं? देखो, गैस आइडियल है या गैस रियल है। इनफैक्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे रियल गैसेस अंडर सम सर्कमस्टांसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो हमारा एक तरह से आइडियल गैस का मॉडल क्या होना चाहिए, तो ये जो मैंने यहाँ पे एजम्पशंस उठाए हुए हैं ये एक तरह से हो जाएगा मॉडल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमको थोड़े से ध्यान रखने हैं क्योंकि ये पॉइंट अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा यूज आएंगे। मतलब कई बार ये होगा कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो फिर ये होगा कि हम लोगों ने इसको एजम्पशन की तरह डील किया हुआ है और ये एजम्पशन हम मान के ही चलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट इसमें हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इलास्टिक स्फेयर्स, ठीक है। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं और इलास्टिक हैं, यानी आपस में जब भी कोलिजन होगा तो इनका इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन हम लोग ये बोलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के केस में इनकी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट जो है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज बट द सेपरेशन इज लार्ज कंपेयर टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो साइज है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत लार्ज है। तो इससे क्या होगा, इससे दो बातें हमारी सामने आएंगी। एक तो इंट्रैक्शन फोर्स, नोट कर लो ये सारे पॉइंट। इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्टेड। मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो फोर्स हम लोग लिखते हैं ना, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, ये फोर्स जो है ये टेंडिंग टू जीरो है। ये टेंडिंग टू जीरो इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मतलब उन मॉलिक्यूल्स के साइज से अगर हम कंपेयर करें, उनके मासेस से कंपेयर करें, तो आर जो है वो वेरी लार्ज है, ठीक है ना। वेरी लार्ज लिख दो, ठीक। तो आपस का फोर्स इनको हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल। मतलब वेसल का जो वॉल्यूम है वही गैस का भी वॉल्यूम है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है। जब भी कोलिजन होगा उनके वेलोसिटीज चेंज होंगे, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल जो गैस की होगी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यानी जो टोटल एनर्जी है वो कोलिजन्स की वजह से चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करने का मतलब है कि जब वो कोलाइड हो रहे हैं
तो उनका जो मोमेंटम चेंज है, ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल्स इज इक्वल टू rate of change of linear momentum। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। तो एक बार देख लो, सारे पॉइंट्स नोट कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, इसमें हम लोग एक दो पॉइंट और लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। ठीक है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट अगर निग्लेक्टेड है तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। डेंसिटी ऑफ गैस विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वर्टिकल सिलेंडर अगर है तो नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम हटा देते हैं तो पूरे वर्टिकल सिलेंडर में डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक, और लिखेंगे कि रियल गैसेस विल बिहेव एज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या खास बात होती है, तो लो प्रेशर पे बोल सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्ज, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्ज। ठीक है, और अगर सेपरेशन लार्ज है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इनके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। जी m1 m2/r वाली जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं मासेस के बीच में, वो निग्लेक्टेड है, यानी जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? बताओ, तो आगे बढ़ें। अब सारी की सारी जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस लॉज फॉलो करेंगी। आइडियल गैस लॉज हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, बॉयल्स चार्ल्स, ठीक है ना। हमें सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि दे विल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में तुम लोग भी इसको यूज करते हो, फिजिक्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट्स में ही यूज करना पड़ेगा हमेशा। यानी जो पी है प्रेशर, इसको हमेशा हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में कंसीडर करना होगा। वी हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग हमेशा मीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टी हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो केल्विन में जाएगा, और आर हो गया इसका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मालूम है ये बात? एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तुमने निकाला होगा मोल कॉन्सेप्ट में। नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, या इसी को लिखेंगे n अपॉन Na। ठीक है, जिसमें n, Na, m, कैपिटल M ये सब क्या है बताओगे? स्मॉल m बनेगा मास ऑफ गैस, और कैपिटल M बनेगा मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। n हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू आर टी।
तो इसको अगर ऐसे लिख लें, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, तो रो हो जाएगा इसका डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग पी वी इक्वल टू एन की जगह अगर हम लोग एन अपॉन एन ए लिख दें, एन अपॉन एन ए आर टी, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन, और ये आएगा आर अपॉन एन ए इंटू टी, और आर अपॉन एन ए जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ये एक फॉर्म और है। तो इतने फॉर्म है जो हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है किसी को, क्या होती है? क्यों भाई? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। देखो नोट करो। ठीक है, तो देखो पहला पोर्शन तो इसका यही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फॉर्मूले मैंने तुम्हें सामने लिख ही दिए हैं सारे के सारे। एप्लीकेशंस इसे कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन एक तो करो फिर। देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, करो ट्राई, बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इस केस में क्या कह रहा है, वेसल ऑफ वॉल्यूम गिवन है, आइडियल गैस, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर गिवन है। नाउ गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू, मतलब प्रेशर में चेंज हो रहा है 200 किलो पास्कल से 120 किलो पास्कल, एंड गैस इज अलाउड टू लीक, मतलब कि वेसल में से गैस धीरे धीरे निकल रही है। बट ध्यान से समझना, वेसल तो फिक्स है ना, यानी उस वेसल के अंदर जो रिमेनिंग गैस है उसका वॉल्यूम भी वेसल वॉल्यूम के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं कि गैस निकल गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले जितने मॉलिक्यूल्स पूरे वेसल में फैले हुए थे, अब वो थोड़े मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, लेकिन वो उतने ही वेसल में फैले होंगे तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड अज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो एक तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं पीवी अपॉन आर टी। तो देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सीधे सीधे प्रेशर के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स माइनस फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल इंटू वॉल्यूम अपॉन आर टी। देखो तो पी इनिशियल माइनस पी फाइनल क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 किलो पास्कल, तो इसमें 10 पावर 3 कर देंगे, वॉल्यूम की जगह 8 इंटू 10 पावर-3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर, आर की जगह 8.314 और टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन। निकाला किसी ने, कितना आता है? हम्म, तो यहां से ये निकल के आता है 0.24 मोल्स के आसपास आता है। क्लियर है क्वेश्चन, बोलिए। और देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर लिया होगा। अब इसमें मिक्सचर दिया हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, उसका वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और टोटल मास दिया है, तो हमें अलग अलग बताना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट मास ऑफ हाइड्रोजन m हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 0.76 माइनस m। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का जो मास है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्सीजन का जो मास है उसमें हम 32 से डिवाइड करेंगे, क्यों भाई। एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं पीवी अपॉन आर टी।
तो P की जगह हो जाएगा 10⁵, वॉल्यूम की जगह ध्यान से देखो 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन आर, आर की जगह 8.3 और टेम्परेचर की जगह 300। तो देखो आपको यहाँ से m मिल जाना चाहिए। इक्वेशन बन गई ना? क्यों भाई, हो जाएगा कैलकुलेट? और देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये तो HCV का ही एग्जांपल है, बट आ चुका है जेईई मेन में सिमिलर क्वेश्चन। देखो पहले ट्राई करो उसको, देख लो, इसको बता देता हूँ। देखो इसमें है क्या, आइडियल मोनोटॉमिक गैस इस सिलेंडर के अंदर है, डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। और पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इनिशियली गैस इज एट 300 केल्विन, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, यानी ये पूरा वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स स्टेट, यानी इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में है। अब कह रहा है नाउ द गैस इज स्लोली हीटेड until the piston moves out slowly by 0.1 मीटर। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 8000 न्यूटन पर मीटर। अब देखो ये बताओ इनिशियली गैस का प्रेशर क्या होगा, बताएगा कोई? व्हाट इज गैस प्रेशर इनिशियली? बोलिए। देखो गैस का प्रेशर अगर निकालना है कभी, और हमें अगर पिस्टन वाले केसेस दिए हुए हैं, तो तुम ऐसे मान के चलना कि पिस्टन के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो देखो पिस्टन पे लेफ्ट हैंड साइड से गैस का प्रेशर लग रहा होगा, राइट हैंड साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और राइट हैंड साइड से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। यही 3 फोर्सेज हैं जो उसके ऊपर लग रहा है। अगर हम फोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, गैस प्रेशर में भी एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों फोर्सेज पिस्टन के ऊपर हमेशा बैलेंस होने चाहिए। अब स्टार्टिंग में स्प्रिंग फोर्स है नहीं, तो स्टार्टिंग में जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बोलो। तो P इनिशियल पता चल गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V इनिशियल मालूम है, V इनिशियल दिया हुआ है 2.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, और टेम्परेचर इनिशियल भी हमको पता है, इट इज 300 केल्विन। अब कह रहा है कि जब पिस्टन को हमने, जब गैस को हीट दिया तो पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है कितना डिस्टेंस, 0.1 मीटर। तो जरा ये बताओगे कि पिस्टन अगर बाहर 0.1 मीटर जा रहा है तो गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया होगा? पिस्टन अगर बाहर की तरफ गया 0.1 मीटर, तो गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया होगा, निकाल सकते हैं? सर V प्लस एरिया इंटू 0.1। करेक्ट, V इनिशियल प्लस एरिया इंटू 0.1, तो ये इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो जरा कैलकुलेट कर लो, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो एरिया की जगह है 8 × 10⁻³ तो ये 8 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो क्या ये 3.2 × 10⁻³ हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या होगा फाइनल वाला? जब ये 0.1 उधर जाएगा तो क्या स्प्रिंग भी फोर्स लगाने लगेगा ना? तो फाइनल वाला जो गैस प्रेशर लिखेंगे वो लिखेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस kx/a। ये कैसे लिखा, क्लियर है? बोलिए, ये लाइन कैसे? यस सर, क्लियर है। kx का फोर्स लगेगा, और फोर्स में हम एरिया से डिवाइड अगर करेंगे तो वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10⁵ प्लस kx। अब देखो k की वैल्यू है 8 × 10⁻3, x की जगह है 10⁻⁻1, और एरिया की जगह है 8 × 10⁻³ क्यों भाई? तो ये कितना आता है, क्या ये 10⁵ प्लस 10⁵ आ जाता है?
तो हमको फाइनल प्रेशर भी मिल गया, फाइनल वॉल्यूम मिल गया, फाइनल प्रेशर मिल गया, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा बताओगे? नंबर ऑफ मोल्स इस केस में कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इसमें लगा सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से जरा T2 निकालो, क्या आता है बताओ? बाकी सब पता ही चल गया। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, उससे आपको फाइनल वाला टेम्परेचर मिल जाएगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो ये 800 केल्विन आना चाहिए। क्वेश्चन तो सीधा सा है, बस इस क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो क्लियर है। एक तो पिस्टन वाली बात, पिस्टन के ऊपर प्रेशर गैस का कैसे निकाल रहे हैं, बोलिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, वर्किंग ऑफ अ बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ बैरोमीटर? बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और बैरोमीटर में क्या होगा कि एक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब होती है, और उस लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में हम लोग मरकरी फिल कर देते हैं, और मरकरी फिल करने के बाद क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब का ओपन एंड बंद कर देते हैं, और उसको उल्टा करके मरकरी बाथ में ही ले जाके फिर वो एंड ओपन करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मरकरी कुछ नीचे आ जाती है और कुछ मरकरी उसमें ऊपर ही रहती है, देखो। एंड बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करता है? तो देखो, ये जो ओपन पार्ट है, ओपन पार्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जितने पार्ट में ये खाली हो गया है, ये हो गया वैक्यूम। तो अगर ये h हाइट का मरकरी है इसके अंदर, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम होगा। पॉइंट ए उस ट्यूब के अंदर है और पॉइंट बी बाहर हवा में है, और ए और बी दोनों सेम लेवल में है, तो सेम लेवल में प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर होगा। पॉइंट बी का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट ए का मतलब है दिस इज इक्वल टू h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। इसको बोलते हैं h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। जनरली ये जो h की वैल्यू है ये होती है 76 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें प्रेशर निकालना है तो उसको हम लोग लिखेंगे रो जी एच। तो रो की जगह आ जाता है 13.6 10 पावर 3, जी की जगह 9.8 और h की जगह 0.76। तो ये वैल्यू निकल के आती है 10 टू दी पावर 5 पास्कल के आसपास, जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम कहो, या उसको 1 एटमॉस्फेयर कहो, या उसको 10 टू दी पावर 5 पास्कल कहो, एक ही मतलब है। अगर बैरोमीटर सही है तो ऊपर वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है ना, उसमें वैक्यूम होगा। अगर बोलता है कि बैरोमीटर इज फॉल्टी, तो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा कि वो जो ऊपर वैक्यूम वाला पार्ट है वहां पे पहले से ही कुछ प्रेशर आ जाएगा। तो बताओगे कि फॉल्टी बैरोमीटर में रीडिंग क्या होगी? जैसे मान लो कि ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, एंड दिस इज फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर में यहां पे कुछ गैस ट्रैप हो जाएगी, ट्रैप्ड एयर, ठीक है, और उस ट्रैप्ड एयर का भी कुछ प्रेशर होगा। तो जरा बताओगे कि जो बाद में एच डैश आएगा, ये एच डैश 76 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सर कम आएगा। 76 से कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्लियर है? एच डैश विल बी लेस देन 76 सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार जब हम ए पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे तो उसमें एयर का प्रेशर प्लस एच डैश सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होगा।
जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एच डैश की वैल्यू है वो उससे कम आएगी। तो कुछ क्वेश्चन फॉल्टी बैरोमीटर पे भी रहते हैं, एक बार ये नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके तो क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें ये एक क्वेश्चन है, करो ट्राई। देखो इस केस में क्या कह रहा है, फॉल्टी बैरोमीटर कर दिया है, नॉर्मल जब बैरोमीटर है तो प्रेशर जो है वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि व्हेन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस बिकम्स 50 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जब हमने एयर इंट्रोड्यूस की तो एयर का प्रेशर था 75, वॉल्यूम था 2 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां का वॉल्यूम हो गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एयर का इंट्रोड्यूस होने के बाद फाइनल प्रेशर क्या है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करते हैं। P1 की जगह 75 सेंटीमीटर, वॉल्यूम की जगह 2 सेंटीमीटर क्यूब। P फाइनल हमें निकालना है एंड फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से P फाइनल कितना आता है, क्यों भाई 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो अब देखो अगर ऊपर का प्रेशर जो एयर वाला प्रेशर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो कॉलम हाइट कितनी होगी मरकरी की 72 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्यों भाई। हेंस मरकरी विल हैव अ कॉलम हाइट of 72 सेंटीमीटर, that is it falls by 3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन, ये बताइए क्वेश्चन ये क्लियर है, बोलो भाई यस और नो। यस सर। एक और करो, एक और करो इसी में, देखो देखो इसमें इसमें कह रहा है कि बैरोमीटर ट्यूब इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, mercury stands at 75 centimeter. When a small amount of oxygen is introduced in the space above mercury, the level falls by 5 centimeter. तो ये बताओ कि पहले वो जगह कितनी खाली थी वहां पे, क्यों भाई। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया होगा। तो देखो 25 सेंटीमीटर पहले से वो स्पेस खाली थी, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करने के बाद लेवल 5 सेंटीमीटर और फॉल हुआ, यानी कि अब वो जो स्पेस है जिसमें एयर है वो 30 सेंटीमीटर की हो गई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की स्पेस और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस हो गया। अच्छा प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, तो देखो प्रेशर उसका 5 सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि जितना लेवल फॉल करता है उतना ही उसका प्रेशर होता है। तो प्रेशर को लिखेंगे 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अब प्रेशर पता चल गया है, वॉल्यूम पता चल गया है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो हमें पूछा ये हुआ है कि ऑक्सीजन कितना इंट्रोड्यूस हुई है, मास उसका क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे पीवी अपॉन आरटी। तो देखो पी निकालने के लिए क्या करो ना, इसको रोजिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रो इंटू जी इंटू एच, रो की जगह 13.6 10 पावर 3 आएगा, वॉल्यूम की जगह 60 सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 पावर -6 आएगा, एंड डिवाइडेड बाई आर यानी 8.3 एंड टी का मतलब 300। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 32 ग्राम। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं।
यस उस 30 सेंटीमीटर कैसे लिया फिगर, सही है ना, क्लियर है, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, वो है, समझ में आ रहा है। 25 तो खाली रहा होगा क्योंकि 75 में मरकरी है, इंट्रोड्यूस करने के बाद 5 और फॉल हो गया तो 30 सेंटीमीटर में ऑक्सीजन आ गई होगी। तो इंट्रोड्यूस होने के बाद ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन तीनों से हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स से फिर हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेंगे मास, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड एप्लीकेशन पे, बाकी और बहुत सारे डीपीपी में है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट हेडिंग एक पड़ेगा मैक्सवेल्स distribution of speeds in molecules, Maxwell's distribution of speeds in molecules। तो इसमें सबसे पहला एक बात मुझे ये बताओ कि जैसे कोई भी वेसल है और इस वेसल के अंदर हम लोगों ने कोई भी गैस फिल्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होंगे या रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा या रैंडम डायरेक्शन में होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा। अब मुझे ये बताओ कि रैंडम डायरेक्शन में है, चलो ठीक है, कंटिन्यूअसली ये कोलाइड भी हो रहे होंगे, किससे कोलाइड हो रहे होंगे, तो ये कोलाइड हो रहे होंगे आपस में भी, ठीक है, और ये कोलाइड हो रहे होंगे वॉल से भी, मतलब जो वेसल की वॉल्स हैं उससे भी कोलाइड हो रहे होंगे और आपस में भी कोलाइड हो रहे होंगे। तो ये बताओ कि इनकी स्पीड के बारे में क्या कहोगे, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या होगी, कितनी होगी, कुछ आइडिया बता सकते हो कितनी स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की, इनकी जो स्पीड की रेंज है वो क्या होगी। इनकी स्पीड कौन सी स्पीड से लेके कौन सी स्पीड तक के मॉलिक्यूल होंगे, क्यों भाई, इनकी जो स्पीड है ना, स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं बोलना चाहिए, लेस देन सी तो होगा ही, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होगा, बट इनकी जो स्पीड है वो पूरे सैंपल में कितनी भी हो सकती है। और मैक्सवेल ने प्रोबेबिलिटी वगैरह की स्टडी करके एक ग्राफ भी बताया इनके स्पीड्स के बारे में, उसने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्पीड है वो इस फंक्शन के हिसाब से बनेगी, ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्पीड u, मतलब u स्पीड पे कौन सी स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका अगर हम रिलेटिव ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि जीरो स्पीड के जीरो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इन्फिनिटी वाली स्पीड के भी जीरो मॉलिक्यूल है, लेकिन बाकी सारी स्पीड्स पे तुम देखो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इस फंक्शन का अगर हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल, ये वाला पॉइंट कहलाता है वी एवरेज और ये पॉइंट आता है वी आरएमएस। इनके वैल्यूज हमें याद रखने हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 2RT/m, मतलब ये वो स्पीड होती है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। मॉलिक्यूल्स एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आर मैक्सिमम इन नंबर, वो हमें इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये नंबर जो है इस पर्टिकुलर स्पीड पे ये नंबर मैक्सिमम है। फिर अगर हम इसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू इस फंक्शन का निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 8RT/πm, तो ये एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। और अगर हम इसका आरएमएस निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो हमें पहले तो ये तीन वेलोसिटी तो हमें ध्यान रखनी है
इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब मत निकालना कि मॉलिक्यूल्स इन्हीं 3 स्पीड के हैं, मॉलिक्यूल्स तो सारी स्पीड के हैं, मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। लेकिन ये है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है और ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर लें कि मास ऑफ गैस अगर हम m ले लें और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल हम लोग m डैश ले लें और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग n ले लें, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की कैसे निकालेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की मतलब होगा कि हर एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करो, तो हाफ m डैश v1 स्क्वायर, हाफ m डैश v2 स्क्वायर, और ऐसा हमको करना होगा हाफ m डैश vn स्क्वायर तक, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, v1 v2 v3 अप टू vn, तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड कर दिया है। इस फंक्शन को देखो अगर हम लोग दोबारा रीअरेंज करें, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टिल vn स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई n कर दें, और डिवाइडेड बाई n किया है तो मल्टीप्लाइड बाई n भी कर दो, तो ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये बताओगे क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये ब्रैकेट क्या बनेगा बताओ। क्या इस ब्रैकेट को हम लोग आरएमएस स्पीड का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, बोलो भाई। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि पहले स्क्वायर करना है, फिर हमें उसका मीन लेना है और फिर फाइनली हमें उसका रूट लेना है, तो रूट नहीं लिया हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आरएमएस वेलोसिटी का होल स्क्वायर। और एम डैश ईच मॉलिक्यूल का मास है, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि मास ऑफ गैस जो होगा वो एम डैश इंटू एन के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू आ जाती है हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। और वी आर एम एस की वैल्यू अगर हम लोग रख दें, वी आर एम एस की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम, तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर हमें चाहिए गैस की तो वो निकल के आ रही है 3/2 nRT, या इसी को लिख सकते हैं हाफ m VRMS स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है, दिस इज ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि हम लोगों ने जो एजम्पशंस लिए हुए हैं उसमें हम लोगों ने गैस को मोनोएटॉमिक गैस कंसीडर किया हुआ है, तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैस। और प्रिसाइजली इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। पहले यहाँ तक नोट करो, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली हुई है, अगर हम मान लें कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या निकल के आएगी। तो देखो इस टोटल काइनेटिक एनर्जी में, जिसको हम लोगों ने निकाला हाफ m VRMS स्क्वायर, तो ये जो 3/2 nRT आया है, अच्छा 3/2 nRT को क्या हम लोग 3/2 nKT भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल से, तो ये हमें सारे मॉलिक्यूल्स की इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग कितनी काइनेटिक एनर्जी वो मिल जाएगी। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं 3/2 nKT, तो 3/2 nKT डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2 KT। और मैक्सवेल ने एक बात और बोली कि वो जो मॉलिक्यूल है m डैश, उस मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, और सेम प्रोबेबिलिटी होने की वजह से उसके हर एक डायमेंशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, तो y डायरेक्शन में भी हाफ KT, x डायरेक्शन में भी हाफ KT और z डायरेक्शन में भी हाफ KT, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ KT। क्या है हाफ KT? इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ
फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने डायमेंशन में मूव करने के लिए फ्री है, यानी मॉलिक्यूल के पास कितने डायमेंशंस में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, जेड में हो सकती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए ध्यान भी रखने हैं। जैसे मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 0, यानी इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। इसी तरह से अगर डायटॉमिक गैस है, डायटॉमिक हो या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक हो, दोनों ही केस इसमें आ जाएंगे, डायटॉमिक हो या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक हो, तो इसके लिए भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 2 होते हैं, जिसकी वजह से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 5 बनेंगे। और अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, तो इसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सभी के 3 होंगे, इसके रोटेशनल भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 बनेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इसलिए पता भी होनी चाहिए कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की अगर टोटल एनर्जी लिखनी है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ ट्रांसलेशनल है, सिर्फ रोटेशनल है, या दोनों है। रोटेशनल भी है तो रोटेशनल कितनी है, ट्रांसलेशनल कितनी है, ट्रांसलेशनल तो सबकी सेम होगी क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल सबके अलग अलग हैं, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है ना। मोनोटॉमिक में कौन कौन आ जाएगा, मोनोटॉमिक गैस में आ जाएगा, जैसे मान लो कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, मोनोटॉमिक में हो गए। डायटॉमिक में, डायटॉमिक में N2 हो गया, O2 हो गया। लीनियर पॉलीएटॉमिक बताओगे कोई मॉलिक्यूल, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस बताओ भाई, पढ़ते हो केमिस्ट्री। CO2 लीनियर होता है और नॉन लीनियर SO2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल having f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखनी है, अगर उसके f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी F/2 kT। हाफ kT हर एक डायमेंशन में होगी, तो अगर उसके f डायमेंशन में फ्रीडम है तो F/2 kT हो गई। ये हो गई एक मॉलिक्यूल की बात। लेकिन अगर हमें टोटल गैस की लिखनी है, सारे मॉलिक्यूल्स की, तो क्या करना होगा इसमें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें टोटल एनर्जी लिखनी है तो ये हो जाएगी F/2 NkT। और देखो ध्यान से, F/2 NK2 को हम लोग F/2 nRT भी लिखते हैं और इसको हम F/2 PV भी लिख सकते हैं, और यही वैल्यू कहलाती है U, विच इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये फॉर्मूला हमें एक तरह से डिराइव करना था। ठीक है ना, तो छोटा सा ही डेरिवेशन लिखा है और ये हमें जरूर याद रखना है। F/2 nRT लिखो या F/2 PV लिखो या इसको F/2 NkT लिखो। ये गैस का इंटरनल एनर्जी है। गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, क्योंकि गैस का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेग्लेक्ट मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक है। और ये इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी हमें काम आएगा ये। ठीक है, बताओ यहां तक, देखो नोट करो। देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये करके देखो। इसमें वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, और हमको गैस प्रेशर बताना है क्या होगा। खास बात इसमें ये हुई है क्वेश्चन में कि 30% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स में डिसोसिएट हो गए हैं। इसमें हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, आगे और लिख देना कि ऑल्सो फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट दिस टेम्परेचर।
करो जरा ट्राई इसको अपने आप, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, वॉल्यूम दिया हुआ है वेसल का और गैस का मास दिया हुआ है। देखो 1800 केल्विन पे क्या हुआ ना कि टेम्परेचर इतना हाई है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो जा रहे हैं एटम्स में, लेकिन सारे नहीं हो रहे हैं। उसने कहा कि सिर्फ 30% हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये जो नाइट्रोजन डायटोमिक थी, इसमें से कुछ पार्ट मोनोटॉमिक बन गया है। तो जिससे क्या होगा ना, डायटोमिक का इंटरनल एनर्जी अलग है, मोनोटॉमिक का अलग है, नंबर ऑफ मोल्स पे भी फर्क पड़ने लगेगा। तो अब हमें अगर ये निकालना है कि 30% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? क्यों भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा? देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N गैस, ऐसे मान लो। मतलब N2 अलग हो गई, N अलग हो गई है, और 1.4 में से 30% एटम बन गए, तो 70% तो अभी भी N2 है ना। तो इसको ऐसे करेंगे कि 1.4 का 70% N2 है, तो N2 का एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे 28, और 1.4 का 30% N बन गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 14 से। तो ये एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N गैस आएगा। ये स्टेप क्लियर है बताइए? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए तो फिर प्रेशर तो आ ही जाएगा। प्रेशर को हम लोग लिखेंगे N/T/V। देखो इंटरनल एनर्जी में जरूर ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी N2 की अलग होगी और N एटम्स की अलग होगी। क्यों? क्योंकि N2 डायटोमिक है, उसके लिए F की वैल्यू 5 यूज होगी, और N मोनोटोमिक है, उसके लिए F की वैल्यू 3 यूज होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। इसके लिए लिखेंगे 5/2 N1RT, और इसके लिए लिखेंगे 3/2 N2RT। कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैंने N1 बोला है और इसको मैंने N2 बोला है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है या नहीं बताइए? हम्म। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो प्रेशर भी निकल आएगा, और अगर अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो हम लोग इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग निकाल सकते हैं दोनों की। टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल सैंपल की हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना? और देखो डीपीपी में से करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं इधर कुछ लेटेस्ट में आया है तो। देखो जैसे ये करो 150, देखो करो इसको 150 नंबर निकाला, इसको कितना आया? कह रहे हैं नाइट्रोजन 300 पे है और हाइड्रोजन का पूछा टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिससे दोनों का आरएमएस स्पीड सेम हो जाए। क्यों भाई? तो आरएमएस स्पीड सेम कब हो सकता है? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है √3 RT/m, यानी आरएमएस स्पीड एक तरह से √T/m के प्रोपोर्शनल है। तो ये वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? क्यों भाई? नाइट्रोजन के लिए 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 573 अपॉन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, एंड दिस इज इक्वल टू √T अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से T कितना आता है? क्यों भाई? T कितना आता है यहाँ से? 150 का आंसर है 41। 41 आ रहा है क्या? 41 तो नहीं आ रहा।
40.9 आ रहा है सर। 40.9 आ रहा है। 40.9 गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें तो। क्यों भाई? m अंडर रूट में होगा। अच्छा हाँ, m बाहर कर दिया मैंने, तो एक तरह से t अपॉन एम ही सेम कर दो। तो सीधे सीधे 573 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा ना, क्यों? तो 40.9 आएगा, केल्विन में आएगा लेकिन। अच्छा ठीक, केल्विन में ही पूछा है, तो 41 केल्विन हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देखो ये देखो 147, देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं इसमें। वॉल्यूम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब एट सम टेम्परेचर टी, एंड प्रेशर दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम हो गया 4 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब में। प्रेशर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2/100 करेंगे पहले तो, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी और इंटू जी 9.8, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखो हमें लगा, हम अप्लाई कर सकते हैं एन निकालने के लिए, पीवी इक्वल टू एन के टी, लेकिन हमें के टी नहीं पता है। तो हमको एक बात गिवन है कि मीन काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की टी टेम्परेचर पे दी हुई है, क्यों भाई? तो मीन काइनेटिक एनर्जी अगर दी हुई है तो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 के टी। तो 3/2 के टी की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10 पावर -14 अर्ग। अर्ग को जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों भाई? या हम एक काम ये कर सकते थे, सब कुछ सेंटीमीटर में ही रख सकते थे ना, क्यों भाई? यस जरूरत सर, यही करने की, कर लो, चलो ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है वैसे, क्यों? तो इंटू 10 पावर -7 कर देंगे तो ये जूल बन जाएगा। तो यहाँ से आपको के टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो एन की वैल्यू हो जाएगी पीवी अपॉन के टी। जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, तुम सब कुछ सेंटीमीटर, ग्राम, जी की वैल्यू भी उस सेंटीमीटर में ही दे दी है, एनर्जी अर्ग में, सब रख सकते हो। क्या आता है आंसर यहाँ से? 147 का आंसर सी आना चाहिए। आता है सी, यानी कि 4 इंटू 10 पावर 18। ये पॉइंट इसमें यूज हुआ कि मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी मॉलिक्यूल की, 3/2 के टी। बोलिए, और देखो ये देखो 128, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, और बात ये भी है कि क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे होते हैं, सिंपल, गलत होने का चांस ही नहीं है। देखो ये 128, देखो इसमें क्या कह रहा है, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स आर्गन, यानी 3 मोल्स डायटोमिक गैस है और 5 मोल्स मोनोटोमिक गैस है। तो डायटोमिक यानी ऑक्सीजन का कितना एनर्जी हो जाएगा, तो 3 मोल्स का मतलब होगा 5/2 nRT, तो n की जगह 3 RT,
और आर्गन का कितना हो जाएगा, ये मोनोटॉमिक है तो इसके लिए लिखेंगे 3/2 nRT। तो हमसे टोटल एनर्जी पूछी हुई है, बोलो क्यों भाई, कितना आ जाएगा? सर 15 RT आ रहा है। 3 RT आ रहा है बस। तो यही नहीं, और भी क्वेश्चन करना है, तुम सब हो जाएंगे, कोई फंसेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो अभी इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही किया है सिर्फ हम लोगों ने, अभी थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट बचा हुआ है, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे उसको।